अयाज बिन सैफुद्दीन के इन अल्फाज पर सब खुश हो गए थे तो जैन और रफादा भी मुस्कुरा रही थीं। ऐन उस लम्हा सुल्तान और उनकी वालदा जुबैदा दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए और इन्हें देखते हुए सब अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। जुबैदा खातून ने पहले आगे बढ़कर बारी बारी ब्रोजा तो जैन और रफादा के सर पर शफकत अमेज हाथ फेरा। सुल्तान ने भी इन तीनों की खैरियत दरियाफ्त की। फिर सुल्तान निजामुद्दीन के करीब और सुल्तान के वालिद जुबैदा अयाज की दादी ऐसरब के पहलू में बैठी हुई थी। इस मौके पर सुल्तान ने एक चरमी खरजैन अपनी वालदा जुबैदा को थमा दी। जुबैदा खातून ने इस बड़ी चरमी खरजैन में से 3 छोटी थैलियाँ निकाली। तीनों थैलियाँ अपनी पहलों में रख लीं। फिर एक थैली का मुंह खोला और इसमें इंतहाई कीमती 3 जवाहरात जोड़ी अंगूठियाँ निकाली। इसके बाद जुबैदा खातून ने तुजैन की वालदा बरोज़ो को बुलाया। बरोज़ो अपनी जगह से उठकर जुबैदा खातून के सामने आन खड़ी हुई। इस पर सुल्तान की वालदा बोली और कहने लगी, ये तीनों अंगूठियां हमारे खानदान में बड़े अरसे से चल रही हैं। एक मर्दाना है, 2 जनाना हैं। ये इन तीनों के लिए हैं और इन्हीं में से मंगनी की रस्म अदा करना शुरू की जाए। जुबैदा खातून के ये अल्फाज सुनकर सब खुशी के इजहार कर रहे थे। इस मौके पर निजामुद्दीन बोला और कहने लगा, जुबैदा खातून हो, आप हमारे लिए बड़ी मोहतरम और जी इज़्ज़त हैं। आपका फैसला हमारे लिए आखिरी है। वो मैं इन अंगूठियों का एहतमाम कर रखा था, लेकिन जो कुछ आप लेकर आई हैं इसके मुकाबले में उन अंगूठियों की कोई हैसियत नहीं है। फिर बरोज़े की तरफ देखते हुए निजामुद्दीन बोल उठा, बरोज़े मेरी बेटी, मंगनी की ये रस्म तो तुम खुद ही अदा कर दो। अंगूठियाँ तो जैन रफादा को पहना दो, एक अयाज पहन लेगा। इस तरह सुल्तान और उनकी वालदा मोहतरमा की मौजूदगी में मंगनी की ये रस्म अपने अंजाम को पहुंचेगी। इस मौके पर सुल्तान बरक़ारोक ने मुस्कुराते हुए मुदाखलत की और अयाज की तरफ देखते हुए कहने लगा, अयाज अपनी जगह से उठो। बरोज़ा खातून से 2 अंगूठियां लेकर बारी बारी तुम खुद तो जैन और रफादा को पहनाओ। बरोज़ा खातून, जो तुम्हारे पास अयाज के लिए अंगूठी है वो तो जैन और रफादा दोनों को दे दो। वो दोनों मिलकर ये अंगूठी से उसे पहनाएंगी। सुल्तान की ये अल्फाज सुनकर निजामुद्दीन मुस्कुराने लगा था। सुल्तान मोहतरम, आपने मेरे दिल की बात कह दी है। फिर निजामुद्दीन अयाज की तरफ देखते हुए कहने लगा, अयाज मेरे बेटे, अपनी जगह से उठो तो जैन और रफादा के बीच में जाके बैठो ताकि ये रस्म अदा की जाए। इस मौके पर अजीब से अंदाज में अयाज ने सुल्तान बरक़ारोक की तरफ देखा। जवाब में सुल्तान बरक़ारोक ने पहले अस्बात में गर्दन हिलाई, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अयाज तुम्हारे दादा ठीक कहते हैं। उठो, इन दोनों के बीच में बैठो। अब इन दोनों के साथ तुम्हारा एक रिश्ता कायम हो रहा है। अयाज अपनी जगह से उठा। जो ही वो अपनी जगह से उठा तो जैन और रफादा ने अपने दरमियान में उसके बैठने के लिए जगह बना दी थी। लिहाजा आगे बढ़कर अयाज इन दोनों के बीच में बैठ गया था। फिर सुल्तान बरक़ारोक बोला और कहने लगा, अब तुम तीनों अपनी इस रस्म को इब्तिदा करो। इस मौके पर बरोज़े ने अंगूठियाँ अयाज को थमाईं। वो बारी बारी उसने तो जैन और रफादा को पहना दी थी। फिर जो अंगूठी अयाज के लिए थी उस बरोज़े ने तो जैन और रफादा दोनों को थमाया और दोनों ने एक साथ वो अंगूठी अयाज को पहना दी थी। जब ऐसा हो चुका तब से पहले सुल्तान बरक़ारोक ने और उनकी वालदा जुबैदा ने मंगनी की इस रस्म पर मुबारकबाद दी और इसके बाद सब खुशी और मुसरत का इजहार कर रहे थे। कुछ देर खामोशी रही। फिर सुल्तान बरक़ारोक बोला और सबको मुखातिब करके कहने लगा, अगर तो जैन और रफादा के मामले में मख्फी रखने का मामला ना होता तो आज शाम को मेरी तरफ से रह शहर में सारे मुअज्जिन के लिए अयाज और इन दोनों की मंगनी पर बेहतरीन ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता। लेकिन मामला क्योंकि नाजुक है, इस बिना पर यहाँ तक कहते कहते सुल्तान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि सुल्तान की हवेली के जो मुहाफ़िज़ थे उनमें से एक अयाज की हवेली की दीवान खाने के दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसे देखते सुल्तान बरक़ारोक चौंका था। सुल्तान के कुछ पूछने से पहले ही वो मुहाफ़िज़ बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, कुछ मुखबर आए हैं और किसी इंतहाई अहम मौजू पर वो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैंने हवेली की दीवान खाने में बिठा कर आया हूँ। ये अल्फाज सुनकर सुल्तान बरक़ारोक चौंक कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अयाज की तरफ देखते हुए कहने लगा, अयाज तुम भी मेरे साथ आओ, देखते हैं क्या मामला है। इसके साथ ही जुबैदा खातून भी उठ खड़ी हुई और फिर सुल्तान बरक़ारोक, अयाज और जुबैदा खातून हवेली से निकल गए थे। सुल्तान बरक़ारोक और अयाज के जाने के कुछ देर बाद दीवान खाने में खामोशी रही और फिर
ایاز کا دادا نظام الدین بولا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جو سلطان کو اطلاع دی گئی ہے کہ اسے کچھ مخبر آئے ہیں، میرا دل کہتا ہے سلطان کے خلاف کوئی اور بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ جب سے سلطان برقرار کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، سلطان کو کہیں بھی کسی بھی شہر میں آرام اور چین سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ اب سلطان چند دن کے لیے رہ شہر آیا تھا، لیکن یہ جو مخبر آئے ہیں میرا خیال ہے ضرور کوئی بری خبر لے کر آئے ہوں گے۔ نظام الدین جب خاموش ہوا تب ایسر ابھی کچھ فکر مند ہو گئی تھی، تو زین اور رفادہ دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی اگر تو آنے والی مخبر بری خبر لے کے آئے ہیں، تابازی کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سلطان کو یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرنا ہوگا۔ جب سلطان کوچ کرے گا لازمی بات ہے ایاز کو بھی کوچ کرنا پڑے گا، لہٰذا میری دونوں بیٹیوں میں تم سے کہتی ہوں کہ تم دونوں مل کر ایاز کی کوچ کی تیاری شروع کر دو، ضرور تھوڑی دیر بعد غروب ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ کھانا بھی پکا لو تاکہ ایاز کو اگر کوچ کرنا پڑے تو وہ کم از کم ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جائے، اور اس کے لیے زاد رہ اور ضروریات کی دوسری چیزیں بھی تیار کر لیتے ہیں۔ تو زین اور رفادہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس موقع پر بروزہ بھی اٹھی، لیکن تو زین نے آگے بڑھ کر اس کی شانوں پر ہاتھ رکھے اور کہنے لگی، اماں آپ بیٹھی رہیں، میں اور رفادہ جاتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، پھر ان کی کوچ کی تیاری بھی کر دیتی ہیں، ان کے لیے زاد رہ بھی تیار کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنی حویلی کے باغ سے کافی پھل اترے ہوئے ہیں، گھر پر خشک میوے بھی کافی ہیں، یہ سب چیزیں گھوڑے کی خرجین میں ڈال کر ہم تیار رکھتی ہیں، آپ بے فکر ہیں۔ بروزہ خوش ہو کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ تو زین اور رفادہ دونوں دیوان کھانے جانے سے باہر نکل گئی تھی۔ دونوں بہنوں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا، پھر جس وقت وہ ایاز کے سامان کی تیاری کر رہی تھی، حویلی میں ایاز داخل ہوا تو زین نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا رفادہ جو کام میں مصروف تھی اس سے مخاطب کر کے کہنے لگی، ایاز آگے ہیں، اور پہلے یہ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، جو مخبر آئے ہیں انہوں نے سلطان کو کیا خبر دی ہے۔ تو زین کے الفاظ پر رفادہ بھی چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر دونوں تیز قدم اٹھاتے ہوئے دیوان خانے کی طرف ہو لیں، اور جس وقت ایاز دیوان خانے میں پہنچا تو زین اور رفادہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ تینوں ایک ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ جب وہ نشستوں پر بیٹھ گئے تب نظام الدین بولا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایاز میرے بیٹے، آنے والے مخبر کس سمت سے آئے ہیں اور وہ سلطان برقرار کے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ جواب میں ایاز فکر مند اور پریشان سا دکھائی دے رہا تھا، تو زین اور رفادہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خود بھی افسردہ سی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ بکھری بکھری آواز میں ایاز اپنے دادا نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دادا حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ہی ایاز کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی دادی ایسرا بے پناہ پریشانی کے اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی، کیا ہوا میرے بچے، خیریت تو ہے؟ جواب میں ایاز بولا اور پھر کہنے لگا، بات یہ ہے کہ سلطان برقرار کے چھوٹے بھائی محمد نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور اس نے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اپنے علاقوں میں اس نے سلطان برقرار کی بجائے اپنے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ کچھ باغی قوتیں بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں۔ سب سے اہم شخص جو ملا ہے وہ عبید اللہ بن نظام الملک ہے۔ یہ پہلے فارس کے عامل انس کا وزیر ہوا کرتا تھا، اس نے انس کو ترغیب دی تھی اور اس نے سلطان برقرار کے خلاف بغاوت کی تھی، اور اب یہی عبید اللہ سلطان برقرار کے چھوٹے بھائی محمد کا وزیر بن چکا ہے، اور سلطان برقرار کے خلاف محمد کو گمراہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بڑکا بھی رہا ہے۔ اب جو خبر مخبر لے کر آئے ہیں ان کے مطابق محمد اور اس کا وزیر عبید اللہ دونوں ایک بہت بڑا اور جرار لشکر لے کر اصفہان کا رخ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارا لشکر ابھی تھوڑی دیر تک یہاں سے اصفہان کی طرف کوچ کرے گا۔ جو مخبر آئے ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ محمد اور عبید اللہ اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان سے کافی دور ہیں، لہٰذا سلطان نے فیصلہ کیا ہے کہ آج مغرب کی نماز کے بعد ہمارا لشکر یہاں سے اصفہان کی طرف کوچ کرے گا۔ سلطان چاہتا ہے کہ محمد اور اس کے وزیر عبید اللہ کے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں اصفہان پہنچ کر نہ صرف شہر کی حفاظت کا اہتمام کر لینا چاہیے، بلکہ ان دونوں سے شہر سے باہر نمٹ کر انہیں شکست دیتے ہوئے اپنے علاقوں کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دینا چاہیے۔
यहाँ तक कहने के बाद अयाज रुका, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगा, ये सुल्तान बरकरूख की फराख दिली है कि उसने अपने दोनों सौतेले भाइयों संजर और मोहम्मद के साथ इंसाफ किया है। संजर को खुरासान का हाकिम मुकर्रर कर दिया है और इसके जेर तहत बड़ा इलाका है, जबकि मोहम्मद को बड़ा आबाद और खुशहाल इलाका दिया गया है। गुंजो और इसके गिर्द नवाह के सारे मुतल्लकात इसके तहत हैं, लेकिन लगता है कि वो दोनों भाई हिर्स और हवस का शिकार हो चुके हैं। मोहम्मद अब बगावत कर चुका है और सुल्तान के खिलाफ जंग करने पर आमादा है, और मेरा दिल कहता है कि आने वाले दौर में यही काम संजर भी करेगा, इसलिए कि संजर और मोहम्मद दोनों सगे भाई हैं। ये जो मोहम्मद सुल्तान बरकरूख के खिलाफ उठा है, तो मेरा दिल भी कहता है कि ये कदम उसने अपने भाई संजर से मशवरा करने के बाद उठाया होगा। मुखबरों ने यह भी कहा है कि संजर और मोहम्मद दोनों की मां भी मोहम्मद के साथ है, और वो भी अपनी बेटों को शायद उभार रही है कि सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी की हुकूमत और सुल्तान के वही दोनों वारिस हैं। अयाज जब खामोश हुआ तब उसका दादा निजामुद्दीन बड़े तासुफ और दुख भरे अंदाज में बोल उठा, न जाने सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के बेटों को क्या हो गया है, एक दूसरे के खिलाफ बरसर पैकार होना शुरू हो गए हैं। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी का भी क्या दौर था, इसे हम सुनहरी दौर तस्लीम करते हैं, और ऐसा ही दौर इसके बाप अलप अरसलान का भी था। और अब सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के बेटों ने आपस में एक दूसरे पर हमला आवर होने का सिलसिला शुरू कर रखा, तो इससे न सिर्फ सुल्तान के मलिक शाह सल्जूकी की छोड़ी हुई सल्तनत तकसीम हो गई है, कमज़ोर हो गई है, बल्कि इस सूरत हाल से यूरोप के सलीबियों ने भी क्या फ़ायदा उठाया है। गिरोह दर गिरोह मुसलमानों के इलाके में दाखिल हुए। अंताकिया, बैतुल मुक़द्दस, अल रहा और दीगर बहुत से शहरों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, और ये वही शहर थे जिनकी हिफाजत मुसलमान आपस में फ़र्ज समझकर किया करते थे। आज अगर सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी होता तो किसी सलेबी को ये जुर्रत, किसी सलेबी को हौसला ना होता कि अर्ज़ शाह में दाखिल होना, तो बहुत दूर की बात यूरोप से निकलकर मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होने के मुतालिक वो सोचना भी गुनाह ख्याल करते। यहाँ तक कहने के बाद निजामुद्दीन रुका, फिर अयाज की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे, पहले तो मेरा इरादा था कि तुम्हारी शादी तुज़ैन और रफ़ादा से कर दी जाए। फिर तुम्हारी दादी ने मशवरा दिया कि पहले इन तीनों को आपस में एक दूसरे से मिलते हुए एक दूसरे को समझने का मौका फराहम किया जाए। इसी बिना पर तुमने मंगनी का एक एहतमाम कर दिया है। बेटे, तुज़ैन और रफ़ादा अब दोनों तुम्हारी ज़िंदगी की साथी हैं, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा हैं, तुम्हारी ज़ात का हिस्सादार हैं। मेरे और तुम्हारी दादी का कुछ पता नहीं, हम कब्र के किनारे खड़े हैं, कब इसके बीच जा गिरें। हमारे बाद तुज़ैन और रफ़ादा के अलावा बुज़ुर्गों को किसी किस्म की तकलीफ और सदमा नहीं होना चाहिए। तुज़ैन और रफ़ादा तुम्हारे साथ कम ही रही हैं, इसलिए कि तुम्हारी दूसरी तीसरी मुलाकात है। तुम सुल्तान के लश्कर के साथ बाहर ही रहे हो, लेकिन ये चौके मेरे और तुम्हारी दादी के साथ लगातार रही हैं। लिहाजा जिस कदर मैं और तुम्हारी दादी ने समझ पाए हैं, अभी तक मेरे ख्याल में तुम इन्हें नहीं समझे हो। वजह तुज़ैन और रफ़ादा जैसी बीवियाँ किसी खुशकिस्मत को ही मिलती हैं। इनमें सिर्फ खूबसूरती और हुस्न ही नहीं है, इनकी ज़ाहिरी हुस्न की तरह इनका हुस्न सीरत भी वैसा है। बच्चे, ये तेरी खूब देखभाल करेंगी। ये मेरी तुम्हें नसीहत है कि इन दोनों में से किसी की हकूक को हक तलफी ना करना, दोनों को अपने दाएं बाएं पहलू बनाकर रखना। मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ, तुज़ैन और रफ़ादा को भी अक्सर कहता रहता हूँ कि आज मेरे ख़ानदान के शजरा नस्ब का आखिरी इकाई है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों के बहुत बच्चे हों, जिस हवेली में कूदें, शोर मचाएं। बच्चे, जिस वक्त तुम बच्चे थे तब इस हवेली में खामोशी थी, अब तुम जवान हो चुके हो, तब भी खामोशी ही खामोशी है। मैं खुदावंद कदूस के हजूर अक्सर और बेशतर से यही दुआ मांगता हूँ कि मेरे अल्लाह मेरे पोते को खूब औलाद से नवाजना, किसके हवेली में इसके बच्चे खेलें कूदें, और अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो उन्हें देख कर मैं ये जानूँ कि हमने कुछ खोया ही नहीं। निजामुद्दीन खामोश हुआ, तब तुज़ैन बोली और निजामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, दादा, खाना मगरिब की नमाज से पहले खाएंगे या बाद में? इस पर निजामुद्दीन कहने लगा, बेटे, मगरिब की अजान होने वाली है, मगरिब के बाद हम सब मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद अयाज ने कुछ भी करना होगा, तुम दोनों बहनें इसकी तैयारी को आखिरी शक्ल दे देना। तुज़ैन के अलावा रफ़ादा, असरब और ब्रोज़ो ने भी इससे इत्तेफाक किया था। फिर सब ने घर में मगरिब की नमाज अदा की। इसके बाद दीवान खाने में बैठ गए। सब ने इकट्ठा होकर खाना खाया। तुज़ैन और रफ़ादा दोनों बहनों ने
पहले बर्तन समेटे। फिर रफादा अयाज को मुखातिब करके कहने लगी, आप हमारे साथ आएं, हमने जो आपकी तैयारी की है इसे देख लें। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो बताएं ताकि हम इसका इजाफा कर दें। रफादा के ये अल्फाज सुनकर निज़ामुद्दीन, एहसरम और बरोज़ा तीनों खुश हो गए थे। फिर निज़ामुद्दीन कहने लगा, बेटे उठो, इन दोनों के साथ जाओ और उन्होंने जो तुम्हारी तैयारी की है उसे देख लो। अयाज उठ खड़ा हुआ, उसके साथ ही तुज़ैन और रफादा भी उठी और तीन दीवान खाने से निकल गए थे। तुज़ैन और रफादा दोनों अयाज को हवेली के उस कमरे में ले गए थी जो कमरा तुज़ैन और रफादा दोनों की ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। पहले वो कमरा सादा सी आराइश रखता था, लेकिन जब अयाज इस कमरे में दाखिल हुआ तो दंग रह गया। हर चीज़ नई थी, मुसहरें और कमरे में सजा हुआ सारा सामान बिल्कुल नया और चमकता हुआ था। अयाज कुछ देर तक बड़े गौर से कमरे की सजावट और इसकी एक एक चीज़ का जायजा लेता रहा। फिर बारी बारी तुज़ैन और रफादा की तरफ देखा और कहने लगा, तुम दोनों ने मिलकर तो इस कमरे की शक्ल ही बदल कर रख दी है। पहले तो ये सादा सा कमरा था। इस पर तुज़ैन मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी बात हम हवेली के कमरों की ही आराइश और ज़ेबाइश का तो काम करती रही हैं। सिर्फ यही नहीं, हवेली के सारे कमरे आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये कमरा जिसमें आप खड़े हैं ये मेरी और रफादा की ख्वाबगाह है। हमने जो आपका सामान तैयार किया है इस कमरे में लेके आई हैं। पहले आप दाएं तरफ वाली नशिस्त पर बैठ जाएं। तुज़ैन के कहने पर अयाज वहां बैठ गया। तुज़ैन और रफादा दोनों इसके सामने बैठी। फिर गुफ्तगू का आगाज तुज़ैन ने किया और कहने लगी, इससे पहले जो बिस्तर आप अपने साथ लेकर जाया करते थे उसे हमने तब्दील कर दिया है। आपका बिस्तर पहले एक चादर में बांधा जाता था और चादर के नीचे एक और चादर होती थी, लेकिन हमने तब्दीली ये की है कि आपके बिस्तर में नई चादरें दो रखी हैं। आपके बिस्तर को हमने चमड़े की एक बड़ी चादर में बांधा है। चमड़े की एक बड़ी चादर दोहरी करके इसको बिस्तर को लपेटा है। ऐसे इसलिए किया है कि अगर कहीं बारिश में आपको कूच करना पड़े या कहीं बाहर खेमे में काम करना पड़ जाए तो चमड़े की चादर आपको बारिश से बचा सकेगी। ये सारी चीजें मेरे और रफादा के कहने पर अम्मू और दादी लेके आई थी। आपने शुरू से मुझे और रफादा को हिदायत कर दी थी कि हम दोनों को बाजार नहीं जाना चाहिए, लिहाजा हमने ऐसा ही किया और अभी तक हमने रहे शहर का बाजार तक नहीं देखा। आप ऐसा करें, पहले उठ के अपने बिस्तर का जायजा लें। आपकी दोनों चादरें तब्दील करने के अलावा इसमें तकिया भी हल्का सा नया रखा है। खरजाने भी तैयार की हैं, एक में कपड़े हैं और दूसरे में खाने पीने की एशिया हैं। पानी का मशकीज़ा भी भर दिया है, लेकिन ये सारी चीज़ अब तक हमने घोड़े की ज़ैन से नहीं बांधी। यहाँ तक कहने के बाद तो ज़ैन जब खामोश हुई तब फखरी अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए अयाज कहने लगा, तुम दोनों को कैसे खबर होगी कि मैं कूच करूँगा और मेरी आमद से पहले तुमने मेरी कूच की सारी तैयारी मुकम्मल कर दी है। अयाज के अल्फाज पर तुज़ैन और रफादा दोनों मुस्कुरा दी थी। फिर रफादा बोली और कहने लगी, दादा ने इंकशाफ किया था कि ये जो मुखबर आए हैं कोई अच्छी नहीं बल्कि बुरी खबर लेकर आए होंगे। लिहाजा दादा ने कहा था, मेरा दिल कहता है कि सुल्तान को अपने लश्कर के साथ कूच करना पड़ जाएगा। लिहाजा दादा ने ही कहा कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए। इस बिना पर हमने आपका सारा सामान तैयार कर दिया। अयाज ने सारे सामान का जायजा लिया, फिर इन दोनों की तरफ देखते हुए कहने लगा, जहाँ तक बिस्तर का तलक है तो दोनों ने बहुत अच्छा किया। मेरा बिस्तर बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन खाने पीने की अशिया तुमने कुछ ज़्यादा डाल दी हैं और ताज़ा और खुश्क फल भी ज़्यादा रख दिए हैं। मैं इतना कहाँ खाता फिरूंगा। इस पर तुज़ैन और रफादा परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। फिर तुज़ैन बोल उठी, हालात ख़राब हो गए हैं और अब बदतर होते जा रहे हैं। न जाने आपको कितने दिन बाहर रहना पड़ जाए, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप बगावत के इन कज़ियों से फारिग होंगे तो घर का रुख ज़रूर करें। मैं और रफादा दोनों बड़ी बेचैनी से आपका इंतज़ार करेंगी। अब हम दोनों आपकी ज़िंदगी के साथी हैं, आपकी ज़ात का एक हिस्सा हैं, लिहाजा हम आपके मुतालिक फ़िक्रमंद रहेंगी और बेचैनी से आपकी आमद का इंतज़ार करेंगी। अयाज ने दोनों का शुक्रिया अदा किया, फिर कहने लगा, तुम दोनों यहाँ बैठना चाहो तो यहीं बैठो, वरना दीवान खाने में चली जाओ। मैं घोड़े पर ज़ैन डालने के बाद ये सामान ज़ैन से बांध कर अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल देता हूँ। अयाज जब उठा तो इसके साथ तुज़ैन और रफादा भी उठ खड़ी हुई। फिर तुज़ैन बोली और कहने लगी, अब जब कि हम आपसे वाबस्ता हो चुकी हैं तो हम आपको ये सारे काम अकेले तो नहीं करने देंगी। फिर उन्होंने अयाज के साथ
सामान उठाया, तीनों सबल में गए। अयाज ने पहले घोड़े पर जैन डाली। इतनी देर तक तो जैन और रफादा इसकी घोड़े की जैन से दोनों चमड़े की खरजैन से बांधने लगी थी। जैन डालने के बाद अयाज ने जैन की पिछले हिस्से में बिस्तर भी बांध दिया था, जबकि तो जैन ने उदास उदास और अफसरदा अंदाज में घोड़े की जैन के साथ पानी का मशकीज़ा भी बांध दिया था। फिर घोड़े को लेकर तीनों सबल से बाहर आए। रफादा और तो जैन की तरफ देखते हुए अयाज कहने लगा, मैं दादा दादी और आपकी अम्मा से मिल लूंगा, फिर कूच करूंगा। लिहाजा वो दीवान खाने की तरफ बढ़ा। रफादा और तो जैन दोनों इसके साथ थी। दीवान खाने में जाकर वो निजामुद्दीन ऐसर अरब और बरोज़ा से मिला। सब दीवान खाने से बाहर आए। सदर दरवाजे के पास जाकर तो जैन और रफादा बिखरी बिखरी सी परेशान सी दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई थी। निजामुद्दीन ऐसर अरब और बरोज़ा ने से अलविदा कहा, घोड़े को बाहर निकाल कर अपने घोड़े पर सवार हुआ, इसे एड़ा लगाकर चल दिया। बरोज़ा ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से जंजीर लगा दी थी। वो पांचों दीवान खाने का रुख कर रहे थे, जबकि इसी रोज सुल्तान बरक़रोग ने अपने लश्कर के साथ अस्फान का रुख किया था।